गुड इवनिंग सर, जय हिंद। गुड इवनिंग सर, जैन जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके सर, ये स्टार्ट करते हैं इस सेशन। कहाँ तक हो गया था सर हमारा? आपका सर हुआ था 115 साइंटिफिक एडवाइजर। जी सर। लिख लेते हैं क्या, याद रहता है सर आपको? जी सर। याद रहता है क्या, लिख लेते हो कहीं? नहीं सर, समझा नहीं मैं। मैं कहा लेकिन आपको याद रहता है मैं भी किस कैंडिडेट का कहाँ तक रह गया था रिवीजन? सर वो तो अभी आपको भी रहता होगा ना, कोई भी बात हुई है तो नहीं रहता है आपको कि कल लेकिन डायरेक्टर के साथ कहाँ पर बात हुई थी, फैकल्टी के साथ कहाँ पर बात हुई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। बहुत अच्छी बात है। प्रोजेक्ट, ये तो टीचर की ये तो क्वालिटी होनी ही चाहिए कि उसको याद रहे तो इसके साथ जी। एक्चुअली याद नहीं रहता है, इट इज बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ये। याद रहता नहीं है, हो जाता है, आप बात करते हो तो फिर रेफरेंस आ जाता है लास्ट टाइम तक यहाँ तक बात हुई जी थी। जी 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 जी। 117A, वहां पर एक ही आंसर देना है जी कि मान लीजिए कि कंट्रोलर ने कोई डिसीजन लिया है और जी। वहां पर मेजोरिटी पावर ऑफ कंट्रोलर के तहत डिसीजन लिया गया है, तो उसको अपील किया जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये, यस और नो। फिर किया जा सकता है अपील तो, बट कहाँ पर? सभी जगह नहीं, कुछ कुछ केसेस में। हम्म, वो जो तो सर लिखा हुआ है कि किस जगह पर नहीं है, जैसे कि 41 में क्या लिखा हुआ है? 41 अपना था, 41 सेक्शन ना? क्या था सर? फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। यस। हाँ हाँ, कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पर लिखा हुआ है क्लियर कट के भाई यहाँ पर फाइनलिटी है और कंट्रोल ऑफ डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। जी हाँ सर, तो वो 35 to 62 सीक्रेसी डायरेक्शन में आप अपील नहीं कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी कंडीशंस है जहां पर, जैसे कि ये 65 66 है, उसमें भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। जी करेक्ट सर। सर। जी, बाकी सभी जगह पर अपीलेबल है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ भी 35 से 42, 65 66 और 41। 41। 41 में भी 41, अवेलेबल नहीं है ना? हाँ 41 वही कह रहा है ना। 35 से 42 आ गया ना 41 हो तो। अच्छा, वो सारा ही हो गया। हाँ, 35 से 42, ठीक है। और 15 से 94 में क्या लिखवाया था सर? 15 से 94 में अपीलेबल है? बाकी बाकी सारी चीजों में कर सकते हैं। 15 से 94 में, 15 से स्टार्ट होता है पावर ऑफ कंट्रोलर। जी सर जी, ठीक है जी। सही है। अब 118 पेनल्टीज, 35 और 39 की बात ना मानी तो पेनल्टीज क्या है सर? इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। कितना फाइन है ये नहीं पता। इम्प्रिजनमेंट कितना है मगर? अप टू 2 ईयर। और बोथ भी है, दोनों भी लग सकते हैं। दोनों भी लग सकता है जी। 119 क्या कहता है सर? 119 सर, फाल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर। तो अगर कोई रजिस्टर में कोई फॉल्स एंट्री आ जाएगी तो इसमें भी इम्प्रिजनमेंट है 2 साल का, अप टू 2 ईयर, हम्म। या फाइन, और बोथ। हम्म। जी। ओके। 120 क्या कहता है सर? 18 और 19 यानी सेम ही है ना सर? 2 साल का और पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट। सेम है, पेनल्टी सेम है। हम्म। बाकी 120 119A से 119I अभी आपने करवाना है, रूल्स जो है। वो रूल्स है ना सर, सेक्शन तो नहीं है? अभी करवा देते हैं सर, मीन्स आने दीजिए, रूल्स है। हाँ, हाँ एक बार 124 तक चले जाते हैं और फिर एक जी, सौ उन्नीस ले लेते हैं। ओके ठीक है, ठीक है सर। जी। तो आ, सेक्शन 120 सर, वो था अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट राइट्स। तो इसमें जो फाइन है वो अप टू 1 लाख प्लस रुपीज 1000 फॉर ईच अदर ऑफेंस, जो नेक्स्ट टाइम ऑफेंस करेंगे, जितनी बार भी। ओके, अप टू। अप टू, सॉरी, अप टू 10 लाख। पहले 1 लाख होता था। ऐसा ही है क्या सर? सही बात है सर। है ना? तो अप टू 10 लाख रहेगा, प्लस 1,000 रुपया रहेगा हर ऑफेंस का, जितनी बार भी होगा। पर डे 1000 पर डे। पर डे। 1000, अच्छा, पर डे। ओके। जी जी जी। पर डे। अब ये सर जो आपने बताया 120 में, उसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे सर मैंने मान लीजिए
मेरे पास कोई आर्टिकल है जिसको मैंने पेटेंट अप्लाई किया, अभी तक एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन फेज में पेटेंट ग्रांटेड नहीं है, पर मैं उसमें पेटेंट एप्लीकेशन नंबर लिख करके उसको पेटेंटेड लिख करके बेच रहा हूँ। तो मेरा ये अनऑथराइज क्लेम हो गया कि ये मेरा पेटेंट मुझे ग्रांट हो चुका है। तो उस समय मुझे फाइन लगेगा 10 लाख अप टू 10 लाख तक का, जो भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा सर फाइन। पेनल्टीज तो सर अगर सेक्शन में है तो कंट्रोलर ही डिसाइड करेंगे। कंट्रोलर डिसाइड करेगा। अच्छा, हम्म। फिर ये तो पहली बार हो गया। अब अगली बार हम्म। अगर मैं फिर से ऑफेंस करता हूं तो पिछले ऑफेंस की डेट से, जब मुझे फाइन लगा था, उस फाइन की हम्म। डेट से लेकर के जितने दिन भी होंगे, हर दिन का हम्म। 1,000 रुपया देना पड़ेगा। जी सर, वो तो बरोबर है। जी। 121। 121 सर ओमिट कर गया है। 122। 122 जो है वो रिफ्यूजल और फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि अगर मैं रिफ्यूज करता हूं तो उसमें जो है हमारा फाइन है अप टू 10 लाख। अगेन, नहीं सॉरी, इसमें था 1 लाख, अप टू 1 लाख प्लस 1,000 फॉर ईच डे। रिफ्यूज का हो गया, फेलियर। अगर फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन हो गया तो 0.5% ऑफ इक्विटी, और 5 करोड़, विच एवर इज लेस। ये फेलियर है या फॉल्स है? ये सर फॉल्स इंफॉर्मेशन है। आपने फेलियर बोला, जी। तो अ, फॉल्स कीजिएगा उसे। ये गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, देना। गलत हाँ। इंफॉर्मेशन देना। इसमें सर इम्प्रिजनमेंट नहीं है ना? इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 118 एंड 119 में, और कहीं पर नहीं। और कहीं भी नहीं है। ठीक है जी। 123। और ये सर और 122 कहाँ किस किस सेक्शन में एप्लीकेबल है? अब देखो सर, अंडर सेक्शन अगर हम बात करें कंपल्सरी लाइसेंस की, 84, हम्म। है ना? तो उसमें उसने कंपल्सरी लाइसेंस देना है किसी को, हम्म। कंट्रोलर ने। तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन पेटेंटी से मांगी जाएगी कि ये कमर्शियल लाइसेंस हम दे रहे हैं, और अगर वो ना दे पेटेंटी तो वहां पे 122 लागू होगा। नहीं सर, ऐसे इन जनरल नहीं है। यहाँ पर दो ही सेक्शन है। एक तो है सेक्शन नंबर 99। जी। सॉरी, वही होता है सेक्शन नंबर 100 सब सेक्शन सब क्लोज 4, एंड सेक्शन नंबर 146। ओके। और कोई नहीं है। 100 तो हो गया हमारा वो यूज बाय द गवर्नमेंट। हाँ जी, यूज बाय द गवर्नमेंट। उसमें और कौन वन। नहीं देगा इंफॉर्मेशन पता है सर? हम्म, 100 में कौन नहीं देगा इंफॉर्मेशन, वो पता है आपको? सर पेटेंट ही नहीं देगा, कौन नहीं देगा नहीं वो? नहीं। जी। नहीं नहीं। वहां पर जो पर्सन ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट है ना, सब क्लोज 5 में है। ओके। वो जो पर्सन, गवर्नमेंट ने एक पर्सन को रखा कि आप बनाओ क्लेम। हम्म। अब वो पर्सन क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उसने कितना यूज किया पेटेंट को। किसको नहीं दे रहा है? पेटेंटी को नहीं दे रहा है। ओके। तो वो भरेगा पेनल्टी, वो पर्सन जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है। ओके सर, यहाँ कंसेप्ट क्लियर एंड हुआ। दूसरा है 146 में, जब कंट्रोलर डिमांड करे कि, कंट्रोलर कहेंगे कि भाई आप इंफॉर्मेशन दीजिए, और वो नहीं दे रहे हैं, ओके। पेटेंट ही नहीं दे रहा है यहाँ पर 146 में। दिखा दूं सर? जी जी। मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ सर। आप खोल लीजिए, वो बढ़िया रहेगा सर। सेक्शन कौन सा खोलूँ, 146 खोलूँ? काफी है। 122 ले रहे थे ना? 122 देखिए, उसमें दो ही सेक्शन है वो मेंशन, जहाँ तक कैरी नॉलेज है। वन, कौन सा खोलूँ सर? 122। 122 ये रहा।
ये 122 खेल लिया सर। देखिए हाँ उसमें यही कंडीशन है, अंडर सेक्शन 100 सब क्लोज फाइव, जी जहाँ पर जी जी। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा है टू द कंट्रोलर। बिल्कुल सही है सर। तो ये दो ही सेक्शन के लिए, सभी के लिए नहीं। जी। 123 में क्या है सर? 123 में प्रैक्टिस बाय नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट सर। परफेक्ट। एंड इसमें इसकी भी पेनल्टी? फाइन जो है वो हमारा अराउंड 5 लाख फर्स्ट टाइम, हम्म। प्लस हम्म। 1,000 का हर हर दिन। हम्म। मगर सर ये क्या स्टोरी क्या बनती है पेटेंट एजेंट में, समझा नहीं, गुनाह क्या हुआ? सर गुनाह यही हुआ कि नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट की मैं बात करता हूँ कि कई बार कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग जो काम हम्म। कर रहे हैं पेटेंट एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। मेरे पास कई स्टाफ मेंबर्स हैं जो ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं, हम्म। पेटेंट नहीं है, कोर्स कर रखे हैं। तो वो लोग हम्म। एज पेटेंट एजेंट प्रटेंड करते हैं अपने आप को, हम्म। राइट। तो वो एक फॉल्स कमिटमेंट होने के कारण उनको जो है, अगर कोई बात सामने आती है तो उनको फाइन पड़ता है 5 लाख रुपए। ऐसा ही है सर। सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब आते हैं 124 में। ऑफेंसेस बाय कंपनी सर। तो क्या होगा उस केस में? इस केस में सर वही जो अपना सेक्शन 118 से लेकर 123 तक, कोई भी अगर कंपनी हम्म। इसी तरह करती है ना, हम्म। तो उसको जो है एक तरह से पर्सन की तरह ही माना जाएगा और वो फाइन उसी कंपनी पे पड़ेंगे, प्रोवाइडेड वो कंपनी ये ना प्रूव कर पाए कि ये हमने तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को समझाया था बट उन्होंने अगर ऐसी हरकत की है तो ये फाइन जो है उनके ऊपर जाना चाहिए। वन उससे। ट्वेंटी फोर हाँ जी। हाँ जी सर। और कुछ है क्या इसमें? बस मुझे भी इतना ही बताया, और कोई एडिशनल और इंफॉर्मेशन है इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है सर, बाकी पता नहीं। 124 है। ये सर एडजुडिकेशन ऑफिसर हैं। एडजुडिकेशन ऑफिसर्स वो आपने बताया था कि किसी को भी कोई भी इसके जो है, जो भी बंदा ऑफेंस करता है 122 से लेकर 124 तक, तो वो उसको कोई भी कंप्लेंट है उससे रिलेटेड जो उसके ऊपर फाइन पड़ा है, तो वो उसकी कंप्लेंट को फॉर्म 32 फाइल करके, जिसकी की फीस 10,000 है, वो लॉन्च कर सकता है कंप्लेंट अपनी। और कंट्रोलर एक एडजुडिकेशन ऑफिसर लगाएगा। नहीं, अच्छा, इसमें अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, किसी को भी कंप्लेंट करनी है अंडर सेक्शन 122 से लेके 124 तक कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है, तो वो कंप्लेंट अगर उसने करनी है किसी भी पर्सन की जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो फॉर्म 32 भर के फिर फीस 10,000 भरेगा। कंट्रोलर एक लगाएगा एडजुडिकेशन ऑफिसर जो कि उसकी इंक्वायरी करेगा और उसके ऊपर फाइन लगाएगा एज पर एक्ट। और फिर क्या होगा फाइन लगाने के बाद, कितने दिन की टाइमलाइन या तो? हाँ सर, उसमें यह है कि अ, हम्म, इसमें सर 90 डेज का था कुछ, कि 90 दिन के हम्म। अंदर अंदर उसको पेमेंट भरनी पड़ेगी, हम्म। या फिर वो 60 दिन के अंदर अंदर उसकी अपील करेगा। हम्म। और जब वो अपील करेगा तो वो अपील होगी 124 बी के अंडर, हम्म। और उसमें जो ऑफिसर होगा वो एक एडजुडिकेशन ऑफिसर से अबव रैंक का होगा, हम्म। और उसकी फीस उसका फॉर्म शायद 33 है। नहीं, जी 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 सही ठीक है। है ना, और उसकी हम्म। फीस मुझे याद नहीं सर। अपील के लिए 33 है। तो फीस क्या है सर उसकी, 10,000 ही।
हम्म। फीस तो मुझे भी देखनी पड़ेगी। फीस के लिए डॉक्यूमेंट आता है उसमें, वो अमेंडेड क्लेम्स में देखना पड़ता है ये। फीस की डिटेल्स कहाँ पर होगी इसकी? इसमें तो अभी तक फॉर्म नंबर 32 33 अपडेट ही नहीं हुए इसमें तो रूल्स हुआ में। ही नहीं जी। अब उसके लिए जाना पड़ेगा ये वाले में, रूल्स में जो अमेंडमेंट आए थे उसमें। जी। उसमें जाने के बाद 32 देखते हैं। फॉर्म 32 दिया है मगर फॉर्म 32 की फीस। इस पर्सन को एपेलिएट अथॉरिटी बोलते हैं ना सर? एपीलेट अथॉरिटी जो अपील के लिए होती है वो, जी। और जो पहली बार होती है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, हम्म। एडजुडिकेट कर। तो मैं फीस निकाल के देता हूँ यहाँ पर। फीस वैसे मैं देख भी रहा हूँ बट मेंशन अब कहाँ पर है देखने पड़ेगी। मेरे को लिखवाई तो 10,000 हुई है मेरे ख्याल से पहले आप ही ने। वैसे ही होगी सर, वैसे ही होगी, वो कहीं पर होगा ही उसका तो। मेरा थोड़ा सा ऐसा है ना, जब तक नहीं दिख पाया मैं मानता हूँ। नहीं सही है सर। ये थे पाँच सेशन दे रहे हैं वैसे। ये है सर। रजत सर कहाँ है अभी आजकल? राजस्थान की सर एग्जामिनेशन है, वो करते अच्छा। हैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये निकाल के देता हूँ मैं सर फॉर्म नंबर 32 की आपको। ठीक है सर। तो बाकी अच्छा, की इसमें स्टोरी आपकी से। इसमें हाँ, इसमें एपेलेट अथॉरिटी जो है वो डिसीजन 60 दिनों के अंदर अंदर देगा, और फाइन 90 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, हम्म, है ना? फॉर्म 33 हम्म, जब हम भरेंगे अपील करने के लिए, हम्म, उससे 90 दिन के भीतर नहीं, 60 दिन के भीतर भीतर जो है वो एपेलेट अथॉरिटी डिसीजन ले लेगा। यही है सर। आप जब भरेंगे फॉर्म उसके कितने दिन के अंदर अंदर, 60 90 दिन डेज के अंदर अंदर, 60 डेज 60 के डेज अंदर के अंदर डिसीजन, अंदर और वो 90 डेज डिसीजन हो के जाएगा। अंदर आपको पेमेंट फाइल करनी है। वो 90 मैं डेज फ्रॉम पेनल्टी द डिसीजन ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी। फ्रॉम द इज दैट डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी जी। उसने पेनल्टी इम्पोज की, वहां से आपको रुपये भरने की टाइमलाइन स्टार्ट हो गई। सही बात है सर। सो? और अगर हम पेनल्टीज नहीं देते 90 दिन के भीतर, हम्म, तो हमें 1 लाख रुपया एडिशनल देना पड़ सकता है, हम्म, और 1 साल की सजा भी हो सकती है, या दोनों भी हो या सकती फिर है। दोनों। सही है सर। जी सर। आप सर पहले इस टाइमलाइन को एकदम क्लियर कर लेते हैं, शायद जी मैंने सुना ना हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, उसके रिप्लाई में आप आंसर दीजिएगा। जी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर कोई डिसीजन देता है, कोई पेनल्टी इम्पोज करता है, तो उसे कितने दिन में आपको पे करनी है? 90 दिन के भीतर सर। हाँ, अगर नहीं कर पाए तो अगर नहीं, वही। अब्जुडिकेशन ऑफिसर, तब भी वही एक हाँ, लाख रुपया या हाँ जी, इम्प्रिजनमेंट या बोथ। परफेक्ट। तो ये एक जी। बात क्लियर हो गई। जी। अब अगर ओपोज अपील कर रहा है उसे, तो अपील कब करेंगे तो एडजुडिकेटिंग अपील ऑफिसर के मेरे डिसीजन को, से? हाँ, अब्जुडिकेशन ऑफिसर ने जब फैसला लिया उसके 60 दिन के भीतर भीतर मैं अपील कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और फिर वापस अगर आपको जो अपीलेट बोर्ड, अपीलेट अथॉरिटी है, वो पेनल्टी जब इम्पोज करेंगे, तो वहां से कितने दिन में आपको फिर पे करना है? वहां से जब डिसीजन लेंगे, तो एपलेट अथॉरिटी मेरे फॉर्म 33 भरने के 60 दिन के भीतर भीतर डिसीजन ले लेंगे। उनके डिसीजन से 90 दिन के भीतर मुझे फिर पेमेंट करना है, और अगर नहीं करता हूं तो फिर 1 लाख रुपया या इम्प्रिजनमेंट, या दोनों। परफेक्ट है सर। तो बस यही बात है सर, आपने सारी टाइमलाइन तो परफेक्ट ही बोली है, बस एक ही चीज बाकी रहेगी, वो है 32 एंड 33 की फीस। जी। वो कर लेते हैं 120। अब ये करना है आपको, आपने ये क्या कहा था? गूगल में ही मिसकंडक्ट। देखना है।
गूगल में ही देख रहा हूँ सर। नहीं मिल रहा क्या? सर मिल तो जाए, ऑफिशियल ना मिले। हम्म। फॉर्म 32 एंड फॉर्म 33 पेटेंट। एआई बता रहा है फॉर्म 33 है, सेटिंग असाइड डिसीजन ऑफ कंट्रोलर। वही है सर। ये तो देखिए ऐसे ही मिल गया 10,000 10,000। मिल रहा है। मगर उसका रेफरेंस क्या है, वो चाहिए ना। कहीं से देख के लिखा होगा सर इन्होंने भी। हाँ सर, वो तो वैसे ही होता है। हम्म। कोई ऐसे तो नहीं लिख देता है, मगर हम सेटिस्फाइड तभी होंगे ना जब हमारे पास प्रूफ। इस भाई साहब ने 31 पे बंद कर दिया। हम्म। ये अपडेट क्यों नहीं करते हैं सर? सर कुछ तो प्रॉब्लम है जन विश्वास बिल में। जन विश्वास बिल इतना मुझे अपील नहीं कर रहा है कि ये अपडेट नहीं कर रहे, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा। जो कुछ भी है, कोई। कोई ऑफिशियल हम्म। ऑफिशियल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है, इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब कौन सी हम्म। ऑफिशियल प्रोसीजर है वो तो वही जाना। क्योंकि वो एक्ट का अमेंडमेंट है, वो रूल्स का नहीं है, एक्ट का है। मगर हाँ, वो ऑफिशियल गेजेट में आ चुका है, तो वी नीड टू कंप्लाई विथ इट। मीन्स जी। कोई 10,000 फाइल करके वो कर ही सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है सर। 125 सर। रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट, इसमें जो है, जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम, उसके के लिए, उसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले तो, हम फॉर्म जो भरते हैं वो फॉर्म 30 भरते हैं अपीयर होने के लिए, जी और फीस देते हैं 1600। जब एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हम फॉर्म 22 भर कर प्लस फीस 3200 भर के रजिस्टर करने का आवेदन पत्र देते हैं। और उसके जी। बाद हमारा रजिस्टर में हमारा नाम, एड्रेस, हमारा जो है फोटोग्राफ, स्पेसिमन सिग्नेचर, कांटेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, बिजनेस एड्रेस, सब कुछ आता है। हम्म। ये ठीक आपने है। कौन सा फॉर्म कहा सबसे पहले, फॉर्म नंबर? पहले तो मैंने फॉर्म 30 बोला, अगर हमें अप्लाई करना हम्म। है एज, सही है सर, सही है। वो तो सारी अपीयर चीजें करना है एग्जामिनेशन में, 30 फॉर्म ही होता है सर वो। 30 होता है सर। जो आपकी तो कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि फॉर्म आपने मुझे लास्ट टाइम 30 बोला था फॉर्म। 30 है सर, 30 ही है। जी। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट पेटेंट। अब बाद में आप ये करते हैं ना, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए तो 22 बाद में फाइल करते हैं। तो अभी हम्म। आपने जो फाइल किया है वो फॉर्म नंबर 30 ही है, मगर फीस जी। वाला, पेमेंट वाला। हाँ, 1600 रुपया। जी। जी। अब बात करते हैं सर सेक्शन नंबर 126 की। उसमें क्वालिफिकेशन है सर, फर्दर हम्म, रजिस्ट्रेशन एज पेटेंट एजेंट। उसमें क्या क्या उम्र जो है क्वालिफिकेशन? 21 वर्ष, उम्र 21 वर्ष होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, कन्विक्टेड का केस ना हो, इम्प्रिजनमेंट ना हो। अच्छा, अगर वो, ये मैंने क्या लाइन ऐसी जोड़ दी मैंने, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये भी हो गई सर। और जो आदमी 10 साल से पेटेंट ऑफिस में काम कर चुका है और अपनी सर्विसेज से फ्री हो गया है, बीइंग ए कंट्रोलर और एग्जामिनर, तो वो भी पेटेंट एजेंट की तरह काम कर सकता है। और जो लोग चलिए जो सर, है, यहाँ पर ऐसा लेते हैं कि एक पर्सन 10 बरस से काम कर रहा है जी, पेटेंट ऑफिस में। अब वो जी, 10 बरस के बाद चला गया बाहर, कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया उसने, तो जी, तो नहीं हो फिर कर भी वो सकता, बन नहीं बन सकता है। सकता, नहीं बन सकता सर। जी। हम्म, सही अमेंडमेंट बात है पेटेंट सर। एक्ट जो 2005 से पहले कर रहे थे वो प्रैक्टिस, तो सभी लोग बन सकते हैं। वो सभी लोग कंटिन्यू करेंगे एज पेटेंट एजेंट ही, बट फीस दे दें प्रोवाइडेड, वो एनुअल फीस जो रहती है 800 रुपए वाली। जी सर, जी सर, जी सर। जी। अब सर पहले मैं आपको है ना इसका मिसकंडक्ट का बता देता हूँ।
बहुत ही अच्छा। सिंपल सी बात है मिसकंडक्ट ऑफ द पेटेंट एजेंट के बारे में, जी। जो रूल नंबर 119 ए से लेके आई तक उसके अंदर ऐड हुआ है। ए से आई मिसकंडक्ट। सभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ओके। ये स्टोरी याद रखिएगा, इतने में से ही सारी चीजें आ जाएगी। जी। मिसकंडक्ट, इट मीन्स, मान लीजिए कि कोई पेटेंट एजेंट है, वो कोई गाइडलाइन या टाइमलाइन से काम करना भूल जाता है, जिस पर्पस के लिए उसको रखा गया है वहां पर वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर मिसकंडक्ट हुआ। अब जिस पर्सन के साथ भी वो मिसकंडक्ट हुआ, वो पर्सन, उसे कहेंगे हम एग्रीड पर्सन, जिसके साथ वो हो रहा है मिसकंडक्ट। तो वो एग्रीव्ड पर्सन पेटेंट एजेंट के मिसकंडक्ट के लिए कंप्लेन कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 34। फॉर्म नंबर 34 की फीस कितनी है वो तो नहीं बताया है, बट फॉर्म नंबर 34 जो फाइल करेंगे, वो फाइल करेंगे विद इन 6 मंथ फ्रॉम दी मिसकंडक्शन, यानी जिस दिन कुछ मिस हैपनिंग हुई हो पेटेंट एजेंट के द्वारा, वहां से लेके 6 महीने के अंदर अंदर एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन फाइल करेंगे बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 34। अब उसके रिप्लाई में जैसे ये फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 34, कौन फाइल करेंगे? एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीड पर्सन। हाँ, एग्रीव्ड पर्सन ने फाइल किया, कंट्रोलर के पास वो है फॉर्म नंबर 34 पहुंचा। कंट्रोलर एक डिसिप्लिनरी कमिटी कंडक्ट बनाएंगे, डिसिप्लिनरी कमिटी। हम्म। डिसिप्लिनरी कमिटी के 5 मेंबर होंगे। जो डिसिप्लिनरी कमिटी को हैंडल करेगा वो डेप्यूटी कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर या उसके नीचे के लेवल का नहीं होगा, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेंगे। जो मेन पर्सन होगा डिसिप्लिनरी कमेटी की, जो किस किस आ, सर दोबारा बताना, 5 मेंबरी कमेटी में कौन होगा? हाँ, पहला होता है प्रिसीडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेप्यूटी, सॉरी, जॉइंट कंट्रोलर के लेवल से ऊपर रहेगा। ओके। जॉइंट कंट्रोलर या फिर उसके ऊपर के लेवल का, ये एक पर्सन हुआ। फिर 2 डेप्यूटी कंट्रोलर या उसके अबो लेवल के पर्सन रहेंगे, एंड 2 पेटेंट एजेंट रहेंगे जिनकी सर्विस हो चुकी है, जिनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे टोटल 5 पर्सन रहेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी में। हम्म। अब ये पांचों लोग मिलके पहले देखेंगे जो फॉर्म नंबर 34 आया है वो, कि हम्म। यहाँ पर कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, जी। प्राइम फेसी केस। मान लीजिए नहीं बन रहा है, तो एप्लीकेंट को डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई कोई केस नहीं बन रहा है, जाने दो। अगर केस बन रहा है तो उसकी नोटिस भेजी जाएगी पेटेंट एजेंट को। पेटेंट एजेंट ने जब नोटिस मिली, तो वहां से 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई करना है हम्म। उस नोटिस का। अब एग्रीव्ड पर्सन के पास से फॉर्म नंबर 34 आ गया, पेटेंट एजेंट के पास से एक बार रिप्लाई आ गया। अब जो कमिटी है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीजन देगी। हम्म। और ये सारी चीजों में और 1 महीने का क्या हो सकता है, कॉन्डोलेंस हो सकता है, एज पर रूल नंबर 138। इट मीन्स, अगर पेटेंट एजेंट चाहे तो जो 1 महीना के अंदर अंदर उसे रिप्लाई देना है वो मिस कर जाए, तो और 1 महीने का कॉन्डोलेंस ऑफ डिले कंट्रोलर से मांग सकते हैं। अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहे तो 6 मंथ की विंडो पीरियड जब उसके पास एंड हो जाए, तो और 1 महीने का समय मांग सकते हैं अंडर दी कॉन्डोलेंस ऑफ डिले। बस ये यही बातें हैं। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 34 6 महीने के अंदर अंदर, डिसिप्लिनरी कमेटी कंडक्ट होगी, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके 5 मेंबर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जॉइंट कंट्रोलर, 2 डेप्यूटी कंट्रोलर, एंड 20 बरस के एग्जाम एक्सपीरियंस वाले 2 पेटेंट एजेंट। नोटिस भेजेंगे पेटेंट एजेंट को, 1 महीने में रिप्लाई, और फिर डिसिप्लिनरी कमेटी 3 महीने में अपना डिसीजन कंट्रोलर को देगी। एंड ये सारी एक्टिविटी में 1-1 महीने का कॉन्डोलेंस ऑफ डिले
पेटेंट एजेंट या एग्रीड पर्सन ले सकते हैं। ठीक है ये सर। हो गया सर मिसकंडक्ट ऑफ पेटेंट एजेंट। सही है सर। उसके एमसीक्यूज आप देखिएगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज बने हैं, जेमिनी ने बनाए हैं। आपने शायद वीडियो देखा हो, ना देखा हो तो देख लीजिएगा, किसने अच्छा बनाया है। सर? जेमिनी ये कौन है सर? एआई चैटबॉट। सर जैसे चैट जीपीटी है ना, हाँ जी। वैसे गूगल का जेमिनी है। स्पेलिंग क्या हुआ सर? जी जी ई एम आई जी। एन आई। अच्छा, जेमिनी, ओके। ठीक है सर। जेमिनी से, जेमिनी है ना, इंटरेक्टिव क्विज बना के देता है आपको। ये भी फ्री रहता है सर? नहीं सर, ये तो पेड है। बट जियो वाले जितने के पास जियो के फोन होते हैं ना, जियो का नंबर, हाँ हाँ। उनके लिए अभी 18 महीने के लिए फ्री है जेमिनी। अच्छा, मेरे पास है सर जियो का फोन नंबर। फोन नंबर है तो माई जियो एप्लीकेशन में जाइए। हाँ गए, जी। ऊपर ही लिखा हुआ आएगा जेमिनी फ्री ओके। फॉर 18 मंथ। और 18 मंथ पे क्लिक कीजिए नीचे, या उसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है उसमें, आ रहा ओके है। नाइस। नहीं, मैंने अभी किया नहीं, मैं देखूंगा सर। अगर है तो अभी कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बेटे के जेमिनाई पास यूज करना। माई जियो ऐप डाउनलोड करो। बेटे को बोलता हूँ सर, उसके पास है। जी सर, और वो बहुत ही अच्छी चीज है सर। एक्चुअली उसका कॉस्ट, जो पेड कॉस्ट है, वो 35,000 है। अच्छा, वो ग्रेट। जियो वाले ने फ्री कर रखा है सर, कमाल है। नहीं नहीं सर, ये सारे आदत बना रहे हैं कि जितना, देखो सर, जितनी यूज होगी ना, दो चीज होती है, या तो जी। कोई चीज, कोई मीन्स क्या कहूँ, किसी भी पर्पस का कोई यूज होता है, या यूज नहीं होता है तो यूज क्रिएट करवाना पड़ता है। मैं समझ गया सर, ये बिल्कुल वैसे सही। एआई का हमें जरूरत है नहीं, अब एआई हम्म। की लत लगा देंगे ये लोग हमें, बिल्कुल सही है। और इवेंचुअली करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। पहले देखो जियो ने कितना फ्री डाटा दिया है, और डाटा पेड कर दिया। वही वही सेम स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं सर। हम्म। जी। सेम स्ट्रेटजी, कुछ नई चीज नहीं है आप। सही बात। 127 सर। 127 सर, वेरिफिकेशन नहीं, 127 तो वो है राइट्स ऑफ पेटेंट एजेंट। हम्म तो राइट ऑफ पेटेंट एजेंट वही थे अपना, कि कंट्रोलर के सामने वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम्म डॉक्यूमेंट सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। हम्म तो ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट हम्म हियरिंग अटेंड कर सकते हैं। हम्म। 128। बाकी बाकी मेरे ख्याल से इसमें ये भी था कि वो नीचे सिग्नेचर कर सकते हैं। नहीं, वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2128 में है। हम्म। जी जी। एक सेकंड सर, होल्ड करना जरा, बेटा कुछ कह रहा है, जी सुन। हाँ। जी। जी सर। 128 में सर सारी डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं, ऑथोराइज बाय पेटेंट एजेंट हो सकता है जी, बस उसमें सर। ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, फॉर्म 26 भरवाना पड़ता है कैंडिडेट से, एप्लीकेंट से। पीओ है। तो जी। 129 सर। 129 सर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटेंट एजेंट। तो वो हम्म रिस्ट्रिक्शन यही है कि टेक्निकल एडवाइस नहीं देनी है, वैलिडिटी हम्म। पेटेंट की नहीं बतानी है, इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा ये नहीं बोलना है। ऐसे ही है सर। सही बात है सर। सो दूसरा ये है कि हम्म। अपनी जगह किसी और को नहीं भेजना है एज पेटेंट एजेंट। नहीं भेजना है। ऐसा है क्या? हम्म। अ, सर बात आपने सही कही है, बट आप ऑथोराइजेशन देख के भेज सकते हैं। हाँ जी। आप ऑथोराइजेशन देके भेज सकते हैं। ऑथराइजेशन देखिए भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी हूँ ही नहीं इंडिया में, मैं बाहर हूँ,
और हम्म मुझे ही हियरिंग मीन्स आई एम द ऑथोराइज पर्सन, आई एम द हम्म ऑथोराइज पेटेंट एजेंट, तो मैं किसी और पेटेंट एजेंट को ऑथोराइज कर सकता हूँ उस हियरिंग के लिए। जी। बट वो पेटेंट एजेंट ही होना चाहिए। हाँ, पेटेंट एजेंट ही होने चाहिए। जी जी सर। 130। सर, 130 है रिमूवल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट एंड रेस्टोरेशन। तो ऐसे पेटेंट एजेंट जो कि जिनका कि माइंड अभी नहीं चल रहा है, अनसाउंड माइंड है, उनको रिमूव किया जा सकता है। और अगर कोई नाम गलती से एरर आ गया है, एरर मतलब ये कि बाय मिस्टेक चढ़ा दिया है, मान लो फीस नहीं दिया है तब भी चढ़ा हुआ है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। कोई ऐसा बंदा जो इम्प्रिजनमेंट काट रहा है, जिसका इंसॉल्वेंट है केस अभी, या इम्प्रिजनमेंट काट के आ चुका है, ये दोनों ही सूरत हाल में हम इसको बंदे को निकाल सकते हैं। कोई मिसकंडक्ट का केस है तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। या फिर वो अगर फॉरेन चला गया है, अब सिटीजन नहीं है कंट्री का, तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। या फिर उसने अगर रिन्यूअल फीस नहीं दी है तब तीन भी महीने रिमूव किया से, जा सकता 3 महीने से, तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। है सर। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? सर रूल्स तो मैं आपको बताऊं, ये ये 22 नंबर 130 फॉर्म में है। ना, ये 130 हाँ, में 117 होगा, 117। 117। ठीक है सर। क्योंकि आप 3 महीने की टाइमलाइन बोले ना, इसीलिए 131। रूल्स के ऊपर सर मेरा थोड़ा फोकस अभी कम ही है। नहीं नहीं, नॉट ज्यादा। रिक्वायर्ड सर। और ये पीछे के सेक्शंस जो है ना, अब ये जी। 131 1, ये जो है मीन्स उतने मुझे भी ये, यानी वो उसमें कुछ है ही नहीं। आप क्या ही बोलोगे, आप उसमें क्या क्वेश्चन निकालोगे, निकाल जी, निकालोगे। मैंने फॉर्म वाइज रूल याद किए हैं में से, कि कौन सा रूल किस फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, वो याद किए हैं। हम्म। और उनका थोड़ा थोड़ा मैं मगर अभी पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं है। हाँ, वो क्रक्स जानना जरूरी है। नेक्स्ट जानूंगा सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि रेस्टोरेशन करना है तो फॉर्म 23 भरना है। फीस उसका 1600 है। और रेस्टोरेशन करने के लिए हमें रिस्टोर करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स ऑफ रिमूवल। जी ऐसा ही है क्या सर? जी जी सर, परफेक्ट ऐसा ही है। 2 है कि 3 है? 2 मंथ सर। टू थ्री मंथ्स मंथ्स तक आपका नाम मीन्स वो होगा। हम्म। 3 महीने की आपको क्या मिलेगी, आपने पहले बोला ना अभी, 3 महीने की तो नोटिस मिलेगी आपको। 2 महीने के हाँ अंदर अंदर जब आपका नाम निकल जाता है, फिर जी। आप 2 महीने के अंदर अंदर रिस्टोर कर सकते हो उस नाम को। रिस्टोर कर सकते हैं, और फिर कंटिन्यूशन फीस भी मिले हमें देनी पड़ेगी। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। जी। An application for the restoration of the name of any person removed from the register of a patent agent under subsection 2 of section हम्म। 130 shall be made in form number 23 within 2 months from the date of such removal. 2 months, yes sir. 2 मंथ्स है ना सर? Next has 131. पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज टू डील विद सर्टेन एजेंट्स। हम्म। तो कोई भी असिस्टेंट उस किसी पेटेंट एजेंट का चले जाता है मान लो हियरिंग पे, तो वो उससे रिफ्यूज कर हम्म। सकते हैं। हम्म। जिसका नेम रिमूव हो चुका है, वो एज पेटेंट एजेंट आता है, तो उसको भी रिफ्यूज कर किया जा सकता है। जिसने रिन्यूअल फीस हम्म। नहीं दी, जो कोई कन्विक्टेड हो हम्म। गया है, और हम्म। जिसका कोई एड्रेस इंडिया में नहीं है, उसको भी हम्म। रिफ्यूज किया जा सकता है। हम्म। और कोई भी वन ऐसा? थर्टी टू सर होंगे। अब यही मेन मेन तो पर्पस है कि भाई, जो कंट्रोलर कोई कंपनी के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है,
और वो अपने आप को पेटेंट एजेंट कह रहा है तो उसे ना मना कर देंगे। जिनका नाम निकल चुका है रजिस्टर में से उसे मना कर देंगे। जो ये आपने कहा कि जिसपे केस बेस चल रहा है उसे उसके साथ भी काम करने के लिए मना कर देंगे। मोटी मोटी कंडीशंस तो यही होती है। कंपनी में काम कर रहा है सर, वो नहीं समझ आया। सर कोई कंपनी कंपनी जब पेटेंट एजेंट करती है ना, हाँ जी। तो कंपनी के कोई पर्सन को ही वो दे देते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई आप क्या करो कि आप ही बता दो कि हम पेटेंट एजेंट हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े फॉर्म्स देखोगे, फॉर्म में ऐसा होता है, एक वकील जी होता है ना, वही अपने जी आप को पेटेंट एजेंट मान के आगे बढ़ा जाता है। यानी काफी टाइम ऐसा होता है कि वकील को बहुत सारी जगह पर बहुत सारे पोस्ट मिल जाते हैं एज इट इज। जैसे कि वो ट्रेडमार्क फाइल कर सकता है, तो जी। पेटेंट के लिए भी वो सोचता है कि मैं ट्रेडमार्क फाइल कर ही रहा हूँ, चलो ना मैं पेटेंट में भी अपना नाम डाल देता हूँ। तो उसे सारी हम्म। प्रोसीजर जान लेता है और अपने आप को पेटेंट एजेंट के तौर पे एस्टेब्लिश करके एप्लीकेशन आगे बढ़ा देता है। अब वो तो होता क्या है कि जब तक आईएनपीए नंबर ही नहीं होगा तब तक कैसे कर लेगा? सर उसकी जरूरत नहीं है ना। आप पीओ तो बनवा सकते हो अपने नाम पे। ओके। और कौन चेक करने बैठेगा कि आपका आईएनपीए नंबर है? कौन चेक करेगा वहां पर? हम्म। तो कोई नहीं करेगा, एक नॉर्मल पर्सन को तो पता नहीं है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना कैसे होगा? तो वो होगा 131 से। वहां पर कंट्रोलर मना करेंगे कि भाई आप तो मीन्स आप तो एडवोकेट हो, आपके साथ हम नहीं काम करेंगे, हमें चाहिए पेटेंट एजेंट। नहीं, फिर एक ऐसा भी है कि इनके ऊपर फिर फाइन नहीं पड़ सकता एडवोकेट के ऊपर? पड़ता है ना सर, वो तो आया ना 123 से 5 लाख हम्म रुपए तक का। फिर हम्म वो क्या करते हैं सर, फिर वो बचते हैं, फिर वो ढूंढते हैं आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को, बोलते हैं कि हम्म हमारे फर्म में काम करोगे? बोलते हैं हाँ काम करेंगे। और फिर वो हम्म हमारा बैक डेट में नाम लगवा देते हैं। हम्म। बैक डेट में नाम लगवा देते हैं अपने फर्म में। अच्छा। कि भाई ये बंदा काम कर रहा था, वो तो उस दिन वो छुट्टी पे था इसलिए हमने फाइल कर दिया। हाँ। प्रैक्टिकल कंडीशंस। सर कुछ करते नहीं है, अभी तक देखा नहीं गया है कि 5 लाख रुपए लिए हो। मगर हम्म फॉर्म्स फिर एक बार बोल देती है ना कंट्रोलर की भाई मैं आपके साथ वर्क नहीं करूंगा, वो नोटिस आती है उनके पास ईमेल में, तो फिर वो हम्म। फॉर्म्स पेटेंट एजेंट ढूंढने लग जाती है। ओके। कभी भी आपको उड़ता हुआ मैसेज आया ना कि सर हमें एक पेटेंट एजेंट चाहिए, आप क्या हमारे फॉर्म में काम करोगे? तो पहले जान लीजिएगा कि उसकी मजबूरी है या सही में वो काम करवाना चाहता पता लगे 2 महीने रख के है। फिर यही भगा होता है दिया। सर, यही होता है। नहीं नहीं, यही होता है, जब वो फंसते हैं ना तभी जाके वो पेटेंट एजेंट ढूंढते हैं। जी 132 सर, वो आपके बच्चे को मिला जेमिनाई सर, वो बस माई अब जियो में? चिप्स खाने चले गया वो। कहता मैं चिप्स ओके लेने सर। जा रहा हूँ। जी सर। 132। एप्लीकेंट खुद का पेटेंट फाइल कर सकता है? हाँ पेटेंट नहीं फाइल कर सकते, पेटेंट की बात नहीं है, बट हियरिंग अपनी खुद अटेंड कर सकता है और ओके। एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है, दोनों चीजें। और कौन कौन मैं कर वही सकते हैं एप्लीकेशन हियरिंग? बोल रहा हाँ हियरिंग कौन अटेम्प्ट कर सकते हैं? और हूँ, एडवोकेट। हाँ एडवोकेट। 133। 133 कन्वेंशन कंट्रीज है सर, जो हमारी 134। अब ट्रीटी का सही पार्ट बात है। है सर, ट्रीटी का पार्ट है, पेरिस कन्वेंशन का पार्ट है। 134। सर एक पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी हुई, इसी को पीसीटी बोलते हैं? नहीं सर, वो तो पेटेंट इसमें तो, कोऑपरेशन ट्रीटी है ना। हाँ, वो तो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है। तो हम्म। दोनों में मेरे को बड़ी कंफ्यूजन है सर। सर पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी का ही पार्ट है पीसीटी। पीसीटी एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। ओके। पीसीटी कोई, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसमें काफी सारी कंट्रीज, मीन्स कैसे कहूँ कि पेरिस कन्वेंशन में सर 194 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है ओके। और वहीं पर पीसीटी में 158 है। हम्म तो वहां पर 34 देश कम है जो पीसीटी अलाउड नहीं करते हैं अपने वहां पर, बट हाँ पेरिस कन्वेंशन के पार्ट है। पेरिस तो पेरिस, कन्वेंशन क्या कहता है? जी, हम्म, यही जानना पेरिस, चाहता जी पेरिस कन्वेंशन ये कहता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके फाइल कर सकता है, बायलैटरल ट्रीटी होती है और सेम नेशनल ट्रीटमेंट मिलती है। दैट हूँ। इज द ओके। मेन बेसिक क्रक्स ऑफ पेरिस कन्वेंशन। हम्म पीसीटी क्या कहता है कि विद इन 31 मंथ आप 158 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में अगर आप चाहो तो फाइल कर सकते हो। ओके।
पीसीटी का प्रिविलेज ये है कि आप जब एक से ज्यादा कंट्रीज में जाना चाहते हो तब, यानी वो ओके। आप समझ लीजिए कि अडानी अंबानी जी के लिए है, आपके मेरे लिए कन्वेंशनल एप्लीकेशन ही ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। जब बहुत बड़ा मार्केट है तो आपके पास कन्वेंशन और उतनी। एप्लीकेशन जो है वो पेरिस कन्वेंशन के अंडर है, ऐसा क्या? यस सर, कन्वेंशनल एप्लीकेशन पेरिस कन्वेंशन के अंदर है। हम्म। जी, वो 12 महीने का क्लोज बताता है। डन है सर। और पीसीटी में 31 रुपया, जी यानी सर। जो कन्वेंशन एप्लीकेशन है उसी को हम पेरिस कन्वेंशन बोलते हैं। जी सर, पेरिस कन्वेंशन नहीं बोलते सर, पेरिस कन्वेंशन तो बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर तो सारे आईपी राइट्स आते हैं, एक सिर्फ पेटेंट नहीं आता। ठीक बट है सर। पेरिस कन्वेंशन के तहत अगर हम कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जी। उस कन्वेंशन कंट्रीज में, तो उसे हम्म। कन्वेंशनल एप्लीकेशन कहा जाएगा पेटेंट के केस में। और वैसे डिजाइन में भी होता है, वैसे जीआई में भी होता है। तो वो तो सर हम्म। बहुत बड़ा पार्ट, पेरिस कन्वेंशन तो सारे आईपी राइट्स के लिए पड़े होते हैं, ट्रेडमार्क के लिए भी होता है वो। इधर आ जाओ। हम्म। नहीं, ट्रेडमार्क के लिए मैड्रिड है, सॉरी सर, ट्रेडमार्क के लिए मैड्रिड है। पेरिस हाँ। कन्वेंशन में डिजाइन एंड पेटेंट दोनों है। नहीं, डिजाइन में तो आप बोले थे हम किसी भी ट्रीटी का पार्ट नहीं है। हम नहीं पार्ट है, बट ट्रीटी तो है ना सर। ओके। हम पार्ट नहीं है। डन है सर। डिजाइन का अगर हैग हैग एग्रीमेंट है, हम्म। है सर, है। हाँ तो, हाँ तो हैग के अंदर हम पार्ट नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि हैग एग्रीमेंट नहीं है। वो तो है ही। नहीं मगर आप ये पेरिस, सर ये आप देखिए पेरिस कन्वेंशन है ना, वापस मैं कहूंगा आपको, पेरिस हम्म, कन्वेंशन ने बहुत सारी ये टाइमलाइन दी है जी। कि भाई ट्रेडमार्क है तो उसे कितने महीने तक वैलिड करना है, मीन्स कितने महीने में फाइल करना है बाहर। अब हम्म। डिजाइन है तो उसे कितने महीने में फाइल करना है बाहर। फिर पेटेंट है तो कैसे फाइल करना है बाहर, लाइक हम्म। वाइज। अब ठीक उसमें है। से अगर ट्रेडमार्क है और डिजाइन है, तो उसके अगर एग्रीमेंट अलग से कोई बनाए गए हैं तो वो अलग से वर्क करेगा, जैसे पीसीटी बनाई गई है फाइलिंग के लिए पेटेंट की। हम्म। और जब तक वो नहीं है पेरिस कन्वेंशन में, ये तो उसके अंदर ही आता है पेटेंट, 12 महीने वाला पार्ट। अब ये मीन्स किस तरीके से सर टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कन्वेंशन में, पेरिस में बनाया गया था इसलिए उसको पेरिस कन्वेंशन कहा गया है, लाइक वैसे सर। और मीन्स इतना कोई उसमें, आप कैसे मैं समझाऊंगा, है तो वैसे बहुत बड़ा, बहुत सारे आर्टिकल्स है उसके अंदर, आप पढ़ना इस पे भी, चाहेंगे बस। हाँ हम्म। हाँ, इस पे भी मैंने देखा है काफी क्वेश्चंस आते हैं, पीसीटी पे, वाइपो पे। सर उसके आर्टिकल नंबर 19 एंड 34, पीसीटी के दो ही आर्टिकल है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 19 एंड 34 से आएंगे, और पीसीटी में आएगा वो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड क्या क्या कहता है, वो वाली बात है। ये करवा देना सर कभी भी। वो तो होगा ही सर, वो तो होगा ही सर। अभी अभी क्या क्या बाकी है वो बता देता हूँ। अभी केस स्टडीज बाकी है, फिर रजत सर की कॉल आ नीपाम। रही है, उठा लो। जी उठा लीजिए, उठा लीजिए। हेलो सर। यस सर। आवाज कम हो जाती है कॉल उठाने के बाद, मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा लगता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है जूम में। एक सेकेंड। सर आप है ना, एक एक मिनट वैसे मत कीजिए, आप मोबाइल से कनेक्टेड है ना जूम में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और एक नीचे है ना वो साउंड जैसा आएगा, आ गया साउंड सर। जैसा मैं सिंबल अपने, मैं उस पे क्लिक कीजिए तो आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा। कर दिया सर, कर दिया। आप अपने आप कर दिया मैंने। मेरे को एकदम से लगा कुछ है ऊपर। सही है सर, ये चीज अभी अभी सीखी मैंने। एडेप्टेबिलिटी। जी।
सो अभी सर कन्वेंशन इसके डिटेल में कंट्रीज। ना जाते हुए आगे बढ़े। जी जी। कन्वेंशन बोलिए सर, कन्वेंशन कंट्रीज क्या है आपका क्वेश्चन, बोलिए सर। नहीं कुछ नहीं, बस सर ठीक है, कन्वेंशन कंट्रीज पता लग गया हमें, जोन सी कंपनीज ने जो जोन सी वन कंट्रीज थर्टी ने। फोर तो फिर सर। हाँ हम्म, 134 रेसिप्रोसिटी ट्रीटमेंट जो कंट्री हमको देती है, सेम ट्रीटमेंट देगी। ठीक है। जो नहीं देती है उसको हम भी नहीं देंगे वो ट्रीटमेंट। यही है। सर तो 134 कहता क्या है? यही कहता है कि अंडर दिस। 134 ये कहता है सर कि जो जी कंट्री हमें रेसिप्रोसिटी नहीं देगी ना, जी उसके लिए इंडिया क्या करेगा, वो जी। करेगा फाइल, नोटिफिकेशन बनाएगा, हम्म। और वो नोटिफिकेशन बाहर भेजेगा। ओके। भाई इस कंट्री से हमारा नाता टूट चुका है, हम इसको रेसिप्रोसिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये कंट्री हमें भी रेसिप्रोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो इट्स अ प्रोसीजर। कोई कंट्रीज के नाम अभी तक लिस्टेड नहीं है, मगर एक प्रोसीजर हमने बना के रखी है कि जो हमें रेसिप्रोसिटी नहीं देगा उसको हम कैसे रेसिप्रोसिटी नहीं देंगे वो डिक्लेयर करेंगे, तो नोटिफिकेशन आता है, वो बात है। ठीक है सर। 135 सर। कन्वेंशनल एप्लीकेशन सर, ये तो वही सर हम्म 12 महीने में फाइल करनी होती है प्रायोरिटी डेट से। हम्म, बस इसमें तो और कुछ नहीं होना चाहिए। बस सर 136। वन थर्टी 136 सिक्स जो है सप्लीमेंट्री स्पेशल प्रोविजन फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशन। स्पेशल प्रोविजन फॉर, मगर क्या स्पेशल प्रोविजन? वही कि जो कन्वेंशनल एप्लीकेशन है वो विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही होती है। हम्म और इसके साथ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट फाइल होने चाहिए, या तो साथ में ही हो या फिर विद इन 3 मंथ्स हो जाए। हम्म, मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी बताओ आप। बस बस सर। जी अ, और उसके बाद है जो एप्लीकेशन, जो प्रायोरिटी है वो वहां से मिलेगी, फर्स्ट फाइलिंग डेट से। जी। नेक्स्ट है 137। 137 मल्टीपल प्रायोरिटी सर। जैसे कन्वेंशनल एप्लीकेशन की ही हम बात करते हैं, तो कई सारी कंट्री से हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सपोज, तो उन सबको क्लब करके इंडिया में फाइल किया जा सकता है विद इन 12 मंथ्स। हम्म, और उसमें हर क्लेम की प्रायोरिटी वही होगी जो जो सी एप्लीकेशन जिस जिस डेट को फाइल की थी। हम्म। और इंडिया में जब फाइल करेंगे तो चार एप्लीकेशन है तो चार का रुपया लगेगा या एक ही हाँ, एप्लीकेशन का रुपया लगेगा? चारों का रुपया लगेगा, पर एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही बार होगी। वन ऐसे ही है थर्टी ना। एट एकदम बराबर है सर। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री प्रोविजन जो है फॉर द कन्वेंशन हम्म, एप्लीकेशन। तो जैसे सप्लीमेंट्री प्रोविजन में यही था कि जब बाहर से कोई एप्लीकेशन आ रही है तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होकर के आनी चाहिए, हम्म, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ ऑफ फाइलिंग डेट है। हम्म, और पीसीटी एप्लीकेशन होगी तो वो उसको इंडियन एप्लीकेशन की तरह ही काउंट किया जाएगा। हम्म, और उसके अमेंडमेंट्स भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। हम्म, बस तो हो गया सर। हम्म। 139। 139 सर, अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट एज टू कन्वेंशनल एप्लीकेशन, इसमें ये था कन्वेंशनल एप्लीकेशन को ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की तरह ही माना जाएगा। 140। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस है सर, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में जैसे जो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि कोई कह दे कि मेरे पास मेरा मोबाइल अगर आपने पेटेंटेड है वो खरीदा है तो उसका चार्जर भी आपको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी हम्म, कंडीशंस को जो है वो वाइड माना गया है। हम्म, एंड जो है इसमें कोई सेपरेट एग्रीमेंट अगर करता है तो भी अलाउड नहीं होगा। और हम्म, लाइसेंसी जो है वो वैलिडिटी ऑफ पेटेंट को भी फिर चैलेंज कर सकता है। हम्म, सही है सर। एकदम सही है सर।
इसमें सर 141। एक वो कोर्सिव पैकेजिंग लाइसेंसिंग इसी को बोलते हैं ना, कि मल्टीपल आइटम्स को परचेज करने के लिए हम्म। वो फोर्स नहीं कर सकता है। जी सर। दूसरा, वो ये एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक भी था सर एक इसमें। हम्म। वो क्या था सर, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे? मान लीजिए आप पेटेंटी है, जी। मैंने आपके पास से लाइसेंस ली, जी। आपने एक मोबाइल बनाया था, तो मैंने वो जी। मोबाइल बनाने के लिए आपसे लाइसेंस लिया। जी। अब मैं अपना R&D कर रहा हूँ और मैंने मोबाइल के लिए एक केस बनाया अच्छा सा। हम्म। अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो केस को भी ग्रांट मेरे नाम पे होनी चाहिए, वरना तो हम्म। मैं तुझे पेटेंट नहीं दूंगा, ग्रांट लाइसेंस नहीं दूंगा मोबाइल का। जी। तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक। यानी हम्म। आप मेरे प्रोडक्ट को कहीं पर सेल कर रहे हो, उस पे कोई भी रिसर्च या अपडेट करोगे, तो वो हम्म। सारी इनोवेशन की जो मीन्स उनके जो एप्लीकेंट है वो मैं बनूंगा। ठीक है सर। वो कंडीशन होती है एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक। ओके 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 ओके। 141। 141 सर वो था एग्रीमेंट। कितने महीने पहले बताना पड़ता है कोई भी एग्रीमेंट एंड होता है तो? हाँ, वो 3 महीने पहले बताना पड़ता है। 142। सर फीस है इसमें, जब तक फीस नहीं देते तब तक कोई भी फॉर्म कंसीडर नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। अ, बाकी तो इसमें क्या ही था सर। सर हम जो बात करते हैं ना कि पहली बार हमें डेट ऑफ रिकॉर्डल से 3 महीने के अंदर अंदर फीस फाइल करनी होती है, जी वो जी जी जी। एक्चुअली 142 से आता है, 142 के सब क्लोज 4 से। ओके। वो डेट ऑफ उसका रिकॉर्डल से जो रेफरेंस तीन आपको। महीने के भीतर भीतर फीस जमा हाँ। करनी है, और 6 महीने के और एक्सटेंशन मिल सकती है बाय एक्सटेंशन। फाइलिंग फॉर्म 4, है ना? जी। 480 फीस है उसकी पर मंथ। जी। ये और उसके फीस। बाद रेन्युअल फीस जो है वो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको पे करनी है। उसकी भी 6 महीने तक की एक्सटेंशन होती है। और जी अगर सर। हम 4 साल या 4 साल से ज्यादा की फीस भर देते हैं तो 10% तो टेन डिस्काउंट मिलता है। परसेंट डिस्काउंट। बस सर, वो तो आपने PhD कर ली रिन्यूअल फीस पे। 143। सर 143 नहीं याद आ रहा। कब 143। कब पब्लिकेशन नहीं होगा? अच्छा हाँ, पब्लिकेशन कब कब नहीं होगा। 144। 143 का यही है सर, जब प्रोविजनल टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं फाइल की 12 महीने के भीतर, हम्म। सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज्ड है, तभी पब्लिकेशन जी। नहीं होगा। और मान लो फॉर्म 29 भर के, हमने 15 महीने के भीतर भीतर फॉर्म 29 भरा है, बस सर, तो वो आ तब गया भी पब्लिकेशन 143। नहीं है। हम्म। हाँ। और इसमें फिर फिर। अगर हम एग्जामिनेशन अप्लाई कर चुके हैं तो हमें 90% एग्जामिनेशन फीस वापस मिल जाएगी, यानी 4,000 का जी सर। 3,600 मिलेगा। जी सर। जी। एंड 144। सर आज कितना करना है हमने? आप जितना बोले उतना सर। रुके यहाँ पर एक कर लेते हैं 144 में सर, याद रखिएगा कि जी। 14 नंबर देखिए आता है 144 में, 14 नंबर आता है कि नहीं? आता है सर। तो बस सेक्शन नंबर 14 क्या कहता था कि वही, FER कौन एग्जामिनर की बनाता है? रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी। बस खत्म हो गई बात। 144 में भी यही है, दोनों सेम है। सर एक्चुअली 14 में ये है, कंसिडरेशन ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट बाय कंट्रोलर। जी। वो कंसीडर करते हैं, बट उसमें जी। कोई क्रक्स नहीं बनता है। अगर आप 14 को पढ़ेंगे ना तो इतना ज्यादा क्रक्स नहीं बनता है, इसलिए हम वहां पर भी यही याद रखते हैं कि एग्जामिनर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल, एंड जबकि वो एक्चुअल में कंट्रोलर जो 144 बनाता में है है। वो, हाँ वो एक्चुअल है 144 में। सही बात है बस सर। सर, रुकते हैं यहाँ पर। आप जी। फिर आप सर है ना नेक्स्ट टाइम से मीन्स कल से आपका जैसे जी। 162 हो जाता है, फिर डिजाइन करना है ना आपको। हाँ सर, डिजाइन करना है रिवाइज मेरे को पूरा सारा। डिजाइन आप मीन्स एक भी बार किया है आपने कि नहीं किया है? नहीं सर, एक बार भी नहीं किया है। यही तो दिक्कत है। फिर आपके साथ डिजाइन करते करने का मैं तरीका बनाता हूँ कल से। हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। हाँ, करते बस हैं। फिर डिजाइन करने के बाद फिर मेरे को अब सीधा ड्राफ्टिंग पे चलना है आपके साथ, क्योंकि फिर ओके ड्राफ्टिंग सर। में कुछ भी नहीं किया ना। हम्म।
हो जाएगा हाँ, सर, वैसे ड्राफ्टिंग डिजाइन इतनी तो कोई मीन्स आपके जो स्कोर रिफ्लेक्ट है, मुझे ये नहीं लगता है कि आपको ड्राफ्टिंग में ज्यादा दिक्कत होगी। आप बस एक हल्का आपको इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ कि ड्राफ्टिंग ये है, वो तो कोई स्कोर बड़ी बात रिफ्लेक्टर नहीं है। मतलब आपके अच्छे है ना सर, सेकंड पेपर में 63 है ना? 62 थे। हाँ नहीं वो तो 62 सर, से। पता क्या है, कई बार हाँ तुक्का भी लग जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, तुक्का राइटिंग में तो तुक्के ही लगाना है। जी राइटिंग में कौन सा आप सही आंसर लिखोगे? जी 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 जी। और आपने भी अभी तक जो पेपर असेस किए हैं उसमें आप कैसे कह सकते हो कि राइटिंग का आंसर एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल सर, वो है ही तुक्के मीन्स, की बात है। और वो सर है, उसका एक स्ट्रक्चर है, वो बता देंगे आपको और आप उसको आप परफेक्ट कर पाएंगे, मीन्स समझ पाएंगे कि यही होता है। बाकी राइटिंग में सभी आंसर सही होते हैं, ऐसा नहीं होता जी है कि यही पर्टिकुलर आंसर सही है। तुक्का जी इन द सर। सेंस वो बात है, तुक्का की बात ये नहीं कि सारी चीजें गलत लिखो, बट हम्म आपकी जगह पर मैं लिखूं या मेरी जगह पर रजत सर लिखे तो तीनों का आंसर भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। बड़ी बात है, तो वो तो सर हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं अभी, मीन्स आप वो नहीं करेंगे ना, सेल्फ स्टडी नहीं, मैं चलो आपको तभी पढ़ा दूंगा जब आप बैठेंगे तभी। तो सर अपन डिजाइन करना डिजाइन है कितने पहले दिन या में रिवाइज ड्राफ्टिंग कर करना लेंगे? है? डिजाइन कितने दिन में कर लेंगे रिवाइज? सर वो तो सर आपकी स्पीड पे डिपेंड है, मैं कैसे कहूँ? ओके, टाइम ये नहीं बात बता है। सकता हूँ मैं सर, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो चाहते हो वो प्रायोरिटी में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, टाइम कैसे बता सकता हूँ? नहीं चलो हम ही बांध लेते हैं ना सर, भी इतने हम सेक्शन रोज रिवाइज कर लेंगे। नहीं होता हाँ, है ना सर इतना। नहीं हो आप पाता। अगर समझ नहीं पाओगे तो कैसे है? तो अब आप फायदा ऐसे नहीं पर्सन आएगा। हो के समझ गए तो पूरा डिजाइन एक्ट आप मान लीजिए एक दिन में खत्म कर दोगे। जी सर, जी 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 अब जी। जैसे आप अभी मैंने आपके साथ स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया था? सेक्शन नंबर ऑलमोस्ट 116 से। 99, 99 से किया ना? नहीं नहीं, 115 था ना सर, साइंटिफिक एडवाइजर। आज आज 115 था, फिर हाँ लास्ट हाँ। तो 99 से किया। तो जी दो जी दिन जी के अंदर आप 99 से कहाँ पर पहुंचे? तो 144। जी जी और जी। आज ही शायद आप खत्म भी कर रहे हैं ये, मुझे कुछ उसमें नहीं लग रहा है आप में कि आप इसको ना कर पाए। बट नहीं। उतना ही कॉन्फिडेंस आपका कितना है डिजाइन में? डिजाइन में आपकी हम्म, काफी, आपका क्या है ना सर, वो है आपका दिमाग में वो असेसमेंट नहीं है कि आपको कितना याद है या कितना नहीं है। जी जी। वो कैसे नहीं डिकोड करना? नहीं, कोई बात नहीं सर, वो हम, मैं थोड़ा सा पढ़ के ही बैठूंगा आपके साथ। कोशिश हम्म। मेरी ये होती है कि मैं पढ़ के बैठूं और मैं ही आपको बताऊं, क्योंकि मेरा हम्म। प्रॉब्लम ही यही है कि मैं जब बता दूंगा आपको कुछ, यानी कि मैं सिखा दूंगा जब किसी को, तो मुझे आ जाएगा। हम्म। वो तो सर सही बात है ना सर, वो तो जी सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको जी कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसको जी कुछ नहीं आता है और उसको आप जी। सिखाते हो तो सबसे बड़ी बात होती है। सही उसके है अंदर सर। पता भी चलता है सही वाले डाउट। मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरी वहां पे देखता हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम अप्लाई किया है, किसी एक आधे को पकड़ के जबरदस्ती सिखाता हूँ। सर कर ये सर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है सर, मीन्स हाँ जी। इससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। सही फिर है भी सर। कल करते हैं सर, अगर आपने पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लिया है तो जी सर 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन, ज्यादा हाँ, नहीं मैं लगेगा। करता करूंगा सर रिवाइज। पहले मैं थोड़ा सा इस पेटेंट वाले सेक्शन रिवाइज करके ये एक बार सुना दूंगा सारे, जब मेरा आपने वो रखा भी हुआ है ना। आज वैसे रिवीजन हाँ, कौन कर रहा है सर? सारिका मैडम एंड गंगाधर सर। ओके, कितने सेक्शन पे दो, पहुंच गए थे हम? मैं कल लगा वो नहीं पाया। 99, 94 तक पहुंचे थे, आज 99 से है। हाँ, फिर डिजाइन भी तो करेंगे आज रिवाइज। हाँ, आज डिजाइन भी है और पेटेंट भी, दोनों है। चलिए, मिलते हैं सर। ओके सर। ओके।